डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रथम चैप्टर में पढ़ा आवेशों के बारे में और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में। हमने देखा आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेशों को मिलाने पर जो वैद्युत ध्रुव बनता है वो कैसे बनता है, इत्यादि हमने घटनाएं पढ़ी। इसके अतिरिक्त हम अपने चारों ओर कुछ ऐसी घटनाओं को देखते हैं जिनमें आवेशों की गति का आभास होता है या आवेशों की गति होती है। जैसे वैद्युत तड़ित परिघटना में आवेश बादलों से पृथ्वी तक वायुमंडल से होकर पहुंचता है। तड़ित परिघटना तब होती है जब बारिश के दौरान बिजली कड़कती है, उस घटना को तड़ित परिघटना कहते हैं। तो जो बादलों से जो आवेश होता है वो पृथ्वी तक बीच के वायुमंडल में जो कण होते हैं उनके माध्यम से आगे बढ़ता है। इसका मतलब आवेश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। जब हम किसी परिपथ को सेल और बैटरी से जोड़ देते हैं, सेल से जोड़ते हैं या कोई बैटरी से जोड़ते हैं, तो परिपथ में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहने लगता है। हम यहाँ पर वैद्युत चालन की ही बात करते हैं, तो वैद्युत चालन का संबंध भी इसी से है, आवेश के चलने से। अतः कहा जा सकता है जब आवेशित कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं तो ये घटना वैद्युत चालन कहलाती है। और इन गतिमान आवेशित कणों को आवेश वाहक कहते हैं। समझ में आ गया होगा। यानी कि आवेशित कण ऐसे कण होते हैं जिन पर आवेश होता है। यही कण जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो वैद्युत का चालन होता है और ये कण आवेश वाहक कण कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैद्युत धारा। जो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहाँ पर जो स्क्रीन पर नोट्स प्रदर्शित हो रहा है इसे वीडियो को पुश करते हुए या रोक करके नोट करते जाएं। यह आपका फाइनल नोट्स होगा। इससे संक्षिप्त में मैं नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता, फिर जानकारी छूट जाएगी। यहाँ पर हम वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत धारा वास्तव में होती क्या है, इससे सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि जब कोई चालक ले लें, चालक मतलब कोई तार ले लें, उसके सिरे पर हम बैटरी लगाएं। बैटरी लगाने का मतलब तार के सिरों पर हमने विभवांतर लगा दिया। विभवांतर लगाने से क्या होता है कि चालक छड़ या चालक छड़ किसी धातु की होगी और धातु में परमाणु होते हैं, परमाणुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हम आगे समझेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं। यही जो हम विभवांतर लगाते हैं जिससे आवेश उत्पन्न होता है और उसी आवेश को ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ले करके एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, अर्थात उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाने लगते हैं, या यूं कहें वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जिससे चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है। इससे निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर ही वैद्युत धारा कहलाती है। अर्थात यूं कहें कि समय के साथ कितना आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो गया, इसको ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। अतः संक्षिप्त में कहा जा सकता है किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं।
I बराबर Q/T आवेश बटे समय होता है। SI अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, इसे ही MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली मात्रक कहते हैं, जो ज़्यादातर प्रचलन में है। विद्युत धारा का MKS या SI मात्रक एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसमें परिमाण तो होता है, दिशा नहीं होती, यानी दिशा निश्चित नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? परिभाषा स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। धारा घनत्व किसी चालक के अंदर किसी बिंदु का अभिलक्षणिक गुण होता है। ये पूरे चालक का नहीं होता, ये केवल एक बिंदु का अभिलक्षणिक गुण होता है। अतः कहा जा सकता है कि पूरे चालक में अलग अलग बिंदुओं पर धारा घनत्व अलग अलग हो सकता है। परिभाषा के लिए हम देखें कि अगर किसी चालक के किसी बिंदु पर कोई बिंदु ले लिया जाए, यानी किसी चालक का कोई बिंदु ले लें, उस बिंदु के अभिलंबवत लंबवत चालक की जैसी भी दिशा, चालक जैसा हो, और उस पर बिंदु लें, उस बिंदु के अभिलंबवत एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करें या पृष्ठ की कल्पना करें। उस पृष्ठ से गुजरने वाला या गुजरने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। यानी किसी बिंदु के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। और ये बिंदु कहाँ होता है? चालक के अंदर होता है। तो अतः कहा जा सकता है किसी चालक के किसी बिंदु पर, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल इसलिए कहा गया क्योंकि ए का यहाँ पर भाग लगा। फार्मूला देखें तो I/A है। ए अगर बंद कर दें तो एकांक क्षेत्रफल, ए का मान अगर बंद कर दिया जाए 1 मीटर स्क्वायर से, तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा धारा घनत्व कहलाता है। तो हम कह सकते हैं किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाती है। यह कहलाता है जिसे कैपिटल J से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान या सूत्र होता है J बराबर I/A। I का मान एम्पियर या मात्रक एम्पियर, A का मीटर स्क्वायर, इसलिए एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर धारा घनत्व का मात्रक होता है। यह एक सदिश राशि होती है क्योंकि धारा घनत्व की दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं, इसलिए यह सदिश राशि, जहाँ कैपिटल A चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। जैसा भी चालक हो उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चले, धातुओं में वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। धातुओं में वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है? मॉडल यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कही गई है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैसे गति करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। यही धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कहलाएगा। जैसा कि सबको विदित है, कोई भी परमाणु हो उसमें एक धनावेशित नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर, जैसा कि चित्र में हम दिखा रहे हैं, इसमें एक धनावेशित नाभिक है। तो अगर हम प्रत्येक धातु की बात करें, धातुओं में परमाणु होते हैं, परमाणु के केंद्र में सदैव एक धनावेशित नाभिक होता है। जो बोहर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, उसी के आधार पर व्याख्या यहाँ पर होती है। तो धनावेशित नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते रहते हैं। नाभिक के पास वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे नाभिक से दूर चलते हैं, यानी बाहर की कक्षाओं में चलते हैं, ये आकर्षण बल क्षीण यानी कमजोर होता चला जाता है। जिससे क्या होता है कि बाहर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन धातुओं को सामान्य
ताप से थोड़ा अधिक ताप देने पर या यूं कहें गर्म करने पर अपनी कक्षा को छोड़कर ये बाहर चले जाते हैं और धातुओं के भीतर ही गति करने लगते हैं या मुक्त हो जाते हैं या घूमते रहते हैं। इन्हीं को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो स्क्रीन पर परिभाषाएं प्रदर्शित हैं, देखते हैं। तो भी मैंने समझा दिया। तो वही इसमें लिखा है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित नाभिक होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। पास वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन प्रबल आकर्षण बल से बंधे, जैसा कि मैंने बताया था, पास वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं यह आकर्षण बल कम होता जाता है और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को साधारण ताप से थोड़ा अधिक ताप देकर धातु से यहाँ पर नहीं कहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से अनियमित गति, यहाँ पर हम लिख सकते हैं धातु में, यहाँ पर भाषा फिर से लिख सुने, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को साधारण ताप से थोड़ा ताप दे दें या धातु को थोड़ा सा गर्म कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं और धातु में भीतर या धातु के भीतर मुक्त रूप से अनियमित गति करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अनियमित गति करते हुए, यानी अनियमित गति को यादृच्छिक गति भी कहते हैं, अनियमित गति करते हुए इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं और प्रत्येक टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन की गति और दिशा दोनों ही बदल जाते हैं। अतः परिभाषा हम देखें, यहाँ पर एक मुक्त माध्य पथ की परिभाषा होगी, एक श्रांतिकाल की होगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब अनियमित गति करते हुए टकराते हैं तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों, यानी पहली टक्कर और इसी के जस्ट बाद दूसरी टक्कर के बीच जो दूरियां चली गई हैं उन दूरियों का जो औसत निकालेंगे वो इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ कहलाएगा। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अतः कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ कहलाता है, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। और जो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय लगता है, यानी कि पहली टक्कर और इसके जस्ट बाद दूसरी टक्कर के बीच जो समय लगता है उसका औसत निकालेंगे तो वही औसत समय श्रांति काल कहलाता है। इसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। उम्मीद है यहाँ तक भाषा समझ में आ गई होगी। अब अपवाह वेग या अनुगमन वेग के बारे में हम बात करते हैं। अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्या होता है? अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट है, परिभाषा पूछी जाती है। अभी मैंने पहले बताया था कि जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो चालक में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उस वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है, जिस बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं। इस सूक्ष्म नियत वेग को ही अनुगमन वेग कहा जाता है। अतः कह सकते हैं किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस नियत सूक्ष्म वेग से गति करते हैं वह नियत सूक्ष्म वेग इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग कहलाता है। इसे बी सफिक्स डी को हमेशा सदैव सफिक्स में नीचे लिखेंगे, छोटा लिखेंगे, बी सफिक्स डी से प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का सूक्ष्म और नियत वेग ही होता है। अगला हमारा टॉपिक होगा अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। ये अक्सर पूछा जाता है।
इस रिलेशन के लिए सबसे पहले चित्र पर गौर करें। इसमें PQ एक चालक छड़ है जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है। जब इसके सिरों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं जिसका विभवांतर B है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये डॉटेड दिख रहे हैं तीर द्वारा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग B∪D से गति करने लगते हैं, जिससे परिपथ में धारा i प्रवाहित होने लगती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन P से Q की ओर चल रहे हैं, धारा Q से P की ओर प्रवाहित हो रही है। यदि भाषा लिखें तो इसमें यही भाषा होगी जो नीचे लिखी हुई है। हमने भाषा बोली थी वही भाषा लिख सकते हैं। माना PQ L लंबाई की एक चालक छड़ है जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है। इसके सिरों पर विभवांतर B लगाने का मतलब जो बैटरी लगाते हैं तो विभवांतर ही लगाना बोला जाता है, तो विभवांतर B लगाया जाता है, तो छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग B∪D से गति करने लगते हैं, जिससे छड़ में धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट के लिए आगे देखें। यदि हम छड़ के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n माने, एकांक आयतन में, पूरे आयतन में नहीं, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन n हो, तो पूरे आयतन में या पूरे छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को कैपिटल N कहा जाएगा। अब वो होगी N गुणे छड़ का आयतन। क्षेत्रफल में लंबाई का गुणा कर दीजिए तो आयतन बन जाता है A गुणे L = छड़ का आयतन। तो आयतन में n का गुणा कर देंगे तो कुल इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो N बराबर होगा n गुणे AL। अतः आवेश Q बराबर Ne होगा। N का मान ये रख देंगे, ये आवेश का क्वांटीकरण के नियम से हम लेकर आए हैं, Q बराबर Ne प्रथम चैप्टर से। यहाँ N बराबर कैपिटल n गुणे AL रख देंगे तो n AL × E हो जाएगा, समीकरण 1 कह देंगे। नेक्स्ट देखें। यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को L दूरी तय करने में अगर t समय लगा हो, मान लेते हैं जो छड़ की लंबाई है l, उसे तय करने में या उसी एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन को जाने में t समय लगे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल से, चाल चूँकि अनुगमन वेग होगा तो BD आएगी और दूरी यहाँ पर जो छड़ की लंबाई होगी वही रहेगी, तो T बराबर L बटे BD। तो यहाँ से t का मान मिल जाए। Q हम समीकरण 1 में निकाल चुके हैं, अतः छड़ में प्रवाहित धारा I बराबर Q बटे T से। तो समीकरण 1, 2 से जब मान रखेंगे तो I बराबर n AL × E बटे L बटे B∪D, इससे ये कट जाएगा और थर्ड वाला फर्स्ट में चला जाएगा। तो सूत्र आपका बनना चाहिए I बराबर NEA × B∪D। यही I और B∪D यानी वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे तैयार रखें। अब अगले टॉपिक की ओर देखें। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। यहाँ J और BD में संबंध निकालना है। तो जो हम फार्मूले पढ़ चुके हैं उन्हें लिख सकते हैं, हम जानते हैं। ये अभी जस्ट पिछला फार्मूला था, I बराबर NEA × B∪D, समीकरण 1 कह दीजिए। और धारा घनत्व J की जब परिभाषा पढ़ी थी तब वहाँ से सूत्र निकला था J बराबर I बटे A, समीकरण 2 कहते हैं। समीकरण 1 से I का मान NEA BD यहाँ पर रखेंगे तो ये मिलेगा जाकर, यहाँ से A से ये कट जाएगा तो J बराबर निकल के आएगा NE × B∪D। यदि हम B∪D निकालें तो J बटे NE निकलेगा। यही J और BD में संबंध है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ओम का नियम, जो आप पिछले कक्षा में भी पढ़ चुके हैं और आज भी पढ़ेंगे। ओम के नियम से पहले हम एक ग्राफ की तरफ देखें जो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसमें विभवांतर B को x अक्ष और धारा I को y अक्ष में लेकर एक ग्राफ खींचा है, तो एक सरल रेखा प्राप्त हुई है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम विभवांतर को बढ़ाते हैं ठीक उसी अनुपात में वैद्युत धारा भी बढ़ती है। अतः
इसलिए हमें बी आई ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये तब प्राप्त होती है जब चालक छड़ की भौतिक अवस्था जैसे ताप और दाब परिवर्तित नहीं किया गया है और साधारणता अवस्था में ग्राफ खींचा गया। तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकलता है कि जब एक बढ़ाते हैं तब दूसरा उसी अनुपात में बढ़ता है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। यही तो ओम का नियम है। तो हम ओम के नियम के बारे में देखते हैं। इसमें कहा गया है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि यही भौतिक अवस्थाएं होती हैं में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा भी बढ़ती है। तो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे। तो बी अनुक्रमानुपात आई होगा। यहाँ अनुक्रमानुपात चिन्ह हटाएंगे तो उसकी जगह पर आर आएगा। तो मैंने आर को बाहर लिख दिया, बी बराबर आई आर। तो आई को इधर बटे में कर दें, बी बटे आई बराबर आर। यही ओम का नियम है, जहाँ आर एक नियतांक कहलाता है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। इस सूत्र के आधार पर हम परिभाषा को चेंज कर सकते हैं जो नीचे दिखाई गई होगी। इसकी दूसरी परिभाषा इस प्रकार हम दे सकते हैं कि जो अभी हमने पढ़ा था बी बटे आई बराबर आर, यानी कि बी बटे आई विभवांतर और धारा का अनुपात आर क्या है, नियत था। तो उसी से निकालेंगे। इस सूत्र से हमें परिभाषा निकल आएगी। बी आई का अनुपात कैसा है, नियत है। तो ये भी ओम का नियम होगा। यानी चालक में लगाए गए विभवांतर बी और धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है जो चालक का प्रतिरोध यानी कैपिटल आर के बराबर होता है। ये कब होता है, जब चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित न की जाएं यानी अपरिवर्तित रहें। तो ये भी ओम के नियम में लिखा जा सकता है। आगे आता है ओम के नियम का निगमन किसके आधार पर, अपवाह वेग के आधार पर। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ओम के नियम के आधार पर यानी अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन करेंगे। चित्र इसमें पिछला वाला होगा जो हम बना चुके हैं। तो एक बार हम फिर से इस चित्र को रिपीट कर रहे हैं। इस चित्र को हमने वही चित्र रिपीट किया जिससे याद बना रहे। तो यहाँ पर पी क्यू एक चालक छड़ है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, अनुप्रस्थ परिच्छेदों का क्षेत्रफल ए है। जब इसके सिरों पर विभवांतर बी लगाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग बी सफिक्स डी से वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इसके विपरीत दिशा में सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगता है। यूँ कहें अनुगमन वेग से गति करने लगती है, जिससे क्या होता है, वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है। जब हम निगमन के लिए डेरिवेशन की ओर चलते हैं, चित्र बना लेंगे और भाषा बिल्कुल सेम टू सेम वही वाली रिपीट कर देंगे। क्या लिखेंगे, माना पी क्यू एक चालक छड़ है जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेदों का क्षेत्रफल कैपिटल है, इसकी लंबाई स्मॉल एल है। जब इसके सिरों पर विभवांतर बी लगाते हैं तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग बी डी से गति करने लगते हैं, जिससे चालक छड़ में धारा स्मॉल आई प्रवाहित होने लगती है। जो भाषा हमने पीछे लिखाई थी ठीक वही भाषा इसमें रिपीट करनी है। इसके डेरिवेशन की ओर देखें। एक सूत्र पीछे पढ़ाया था चैप्टर फर्स्ट में, उस सूत्र से चालक के सिरों पर जब विभवांतर लगाते हैं और चालक की लंबाई एल होती है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर बी बटे एल निकल के आती है, जहाँ एल आर की जगह प्रयुक्त होगा, बी बटे आर होगा। ये सूत्र हम यहाँ से निकालेंगे। जैसे हमने देखा होगा कि ई का सूत्र यही होता है, ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ये तब था जब आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। ठीक उतनी ही दूरी पर हम विभव निकालें तो 1/4πε0 क्यू बटे आर था। तीव्रता में थोड़ा सा परिवर्तन करके लिखें तो 1/r स्क्वायर है, तो 1/q/r अलग करना है, 1/r अलग कर लेंगे। जो ये फार्मूला बचा ये विभव के बराबर है, तो यहाँ b × 1/r कर लें तो b का यहाँ गुणा हो जाएगा तो b/r आ जाएगा।
तो कह सकते हैं तो E बराबर B बटे आर। चूँकि चालक छड़ की लंबाई L थी तो R की जगह L आ गया, इसलिए यहाँ पर E बराबर B बटे L आया। इसे समीकरण 1 कह देंगे। इस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगता है, जो बल F बराबर QE से निकाल लेते हैं। यहाँ आवेश Q क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और आवेश QE से निकालते हैं। यहाँ E तो वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन Q की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसलिए E को बाद में लिख दिया है। तो Q पहले E स्मॉल ई कैपिटल E लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैपिटल E और स्मॉल ई लिखा जा सकता है। इसे समीकरण 2 कह देंगे। इस बल के प्रभाव से क्या होता है कि यदि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान स्मॉल m मान लें तो इस बल के कारण इलेक्ट्रॉनों में त्वरण उत्पन्न होता है। उस त्वरण के प्रभाव में तो बात करेंगे। न्यूटन का नियम पड़ा था F बराबर ma। यहाँ से त्वरण निकालें F बटे m, तो ये सूत्र निकल के आएगा। यहाँ से हम समीकरण 1 और 2 से A बराबर, यानी कि F बराबर ये था आपका F बराबर E इंटू स्मॉल ई था, वो रख दें। तो यहाँ से आपका बनेगा स्मॉल a बराबर E इंटू स्मॉल ई बटे m बराबर, यहाँ कैपिटल E का मान और शिफ्ट कर दिया गया है, तो B इंटू स्मॉल ई बटे ml हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम इसे और उठाकर B बटे L और F का मान, दोनों ही मान इसमें रख दिए, और सोल्व करने पर हमारा स्मॉल a बराबर निकल के आया EB बटे ml, समीकरण 3 कह दिया। चूँकि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मॉडल पढ़ा था, उसमें हमने बताया था इलेक्ट्रॉन लगातार गति करते हुए इलेक्ट्रॉन लगातार टकराते रहते हैं। ये किससे टकराते हैं, स्वयं आपस में टकराते हैं। कभी कभी जो चालक के अंदर धनायन भी होते हैं उनसे टकराते हैं। धनायन होते वास्तव में नाभिक ही होते हैं, परमाणु के। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बार बार धनायनों से टकराते रहते हैं, जिससे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के वेग में एक निश्चित वृद्धि होती है, जो a टाउ के बराबर होती है, जहाँ टाउ श्रांतिकाल कहलाता है। तो यदि इलेक्ट्रॉनों के हम प्रारंभिक वेग u1, u2 और u3 लें, तो इनके अंतिम वेग v1, v2 और अगर v3 सिलेक्ट किए जाएं तो ये निकल के आएंगे v1 बराबर u1 प्लस a टाउ, यानी कि प्रत्येक u1, u2, u3 थे, un थे, प्रत्येक में a टाउ की वृद्धि हो रही है, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग a टाउ बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार पहले इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग u1 प्लस a टाउ हो जाएगा, दूसरे का u2 प्लस a टाउ, u3 प्लस a टाउ और अंतिम वाले का un प्लस a टाउ हो जाएगा। इन सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत निकाला जाए तो यही औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। तो इसे b सफिक्स d से प्रदर्शित करेंगे। तो औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो n इलेक्ट्रॉन थे तो n वेग हो जाएंगे, तो b1 प्लस b2 प्लस b3 डॉट डॉट प्लस bn बटे n हो जाएगा। इनके सबके मान रख दिए गए यहाँ पर। तो इसका मान था u1 प्लस a टाउ, u2 प्लस a टाउ, सब जोड़ के रखते चले जाएंगे, u3 प्लस a टाउ प्लस डॉट डॉट un प्लस a टाउ होल अपान n। यहाँ पर u1, u2, u3 डॉट डॉट un अलग कर लेंगे, क्योंकि जोड़ है, अलग अलग पद किए जा सकते हैं, बटे n अलग करेंगे, प्लस यहाँ से a टाउ a टाउ a टाउ n पद हैं तो n बार आएगा, तो n बार जोड़ना पड़ेगा, तो a टाउ प्लस a टाउ प्लस a टाउ प्लस डॉट डॉट n बार होल अपान n। चूँकि जब चालक छड़ पर कोई विभवांतर नहीं लगाया जाता है और ना ही उसे ताप दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं, यानी कोई गति नहीं करते। तो यही उस समय इनके प्रारंभिक वेग शून्य होते हैं, अतः औसत भी शून्य होगा, जिसे ऊष्मीय वेग कहते हैं। अतः u1, u2 प्लस u3 डॉट डॉट un बटे n ये ऊष्मीय वेग होगा जो शून्य होगा। ये कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहे हैं।
तो बी सफिक्स डी बराबर वो शून्य हो जाएगा, और ये ए टाउ था जो आपका ये यहाँ पर ये तो शून्य हो जाएगा, और इसे ए टाउ एन बार जोड़ेंगे तो एन का इसमें गुणा हो जाएगा और ए टाउ बटे एन हो जाएगा। तो वही यहाँ पर आया है। तो बी सफिक्स डी बराबर 0 प्लस एन गुणे ए टाउ बटे एन, एन से एन कट जाएगा तो बी सफिक्स डी बराबर ए टाउ आएगा। समीकरण 4 जो भी रहा हो उससे स्मॉल ए का मान रख दिया जाएगा। तो स्मॉल ए का मान था समीकरण 4, देख सकते हैं बैक साइड में। समीकरण 4 3 ये था ए बराबर ई बी बटे एम एल, सॉरी 3 था ए बराबर ई बी बटे एम एल। इसे ही हम यहाँ पर रखेंगे ई बी बटे एम एल इंटू टाउ। ये भी संबंध पूछा जाता है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट 5 दे देंगे, क्योंकि ये बार बार पूछा जा चुका है कि अनुगमन वेग और श्रांतिकाल या अनुगमन वेग तथा विभवांतर या अनुगमन वेग श्रांतिकाल में संबंध निकालिए। तो यहाँ तक पूछा जाए तो यहीं तक प्रूफ कर दिए, लेकिन हमारा टारगेट था ओम के नियम का निगमन, तो हम निगमन तक ले जाएंगे। हमें निकालना है बी बटे आई बराबर नियतांक। तो बी सफिक्स डी बराबर ई बी बटे एम एल इंटू टाउ समीकरण 5 कह देंगे। चूँकि हमने पढ़ा था आई और बी सफिक्स डी में रिलेशन आई बराबर एन ई ए इंटू बी सफिक्स डी, तो इससे बी सफिक्स डी का यहाँ पर मान रख दिया जाएगा। समीकरण 5 से यहाँ पर मान रख, तो जैसे ही हम इस सूत्र में बी सफिक्स डी की जगह पर ये पूरा मान शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो आपका ये बन के आएगा आई बराबर एन ई ए इंटू ई बी बटे एम एल इंटू टाउ। तो यहाँ से हमें b बटे आई निकालना, तो सबसे पहले क्या करिए b को यहाँ से हटाकर इसके नीचे में ले जाइए तो i बटे b बन जाएगा। तो यहाँ से ई स्क्वायर का गुणा हो जाएगा तो एन ई स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि b हटा चुके अब टाउ केवल बचा होल अपॉन एम एल बचा। अब हम उल्टा कर देंगे क्योंकि हमें b बटे आई चाहिए, तो b बटे आई बराबर तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर ये यहाँ जाएगा तो एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ हो जाएगा। क्योंकि एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ बराबर नियतांक होता है, जिसे प्रतिरोध आर कहा जाता है, तो आर कह सकते हैं, यहाँ पर नियतांक भी लिखा जा सकता है। नियतांक, इसे नियतांक भी लिखा जा सकता है। तो बी बटे आई बराबर नियतांक, यानी विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। यही तो ओम का नियम है जो हम परिभाषा में पढ़े थे। धन्यवाद स्टूडेंट्स, इसे पढ़ें और इसके नोट्स तैयार करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस बेल आइकन घंटी दिखाई दे रही है उसे दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिलते रहेंगे यूट्यूब पर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों में शेयर करें, जो बच्चे छूटे हुए हैं उन तक पहुंचाएं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल खुलना बहुत मुश्किल है, इसलिए पढ़ाई छूट सकती है और स्कूल में जल्दबाजी में सिलेबस पूरा नहीं होगा। इसलिए कोशिश है कि आपका कवर कराया जाए। क्लासरूम जैसा अनुभव तो नहीं होगा, फिर भी कोशिश ये करते हैं कि कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जा सके। किताबें सबके पास होंगी, शेष किताबों से करें, न्यूमेरिकल लगाएं। कोई समस्या है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर स्कैन करके भेज दीजिए, हम आपको कुछ ही समय के अंतराल या कुछ घंटों के अंतराल में आपके सॉल्यूशंस वापस भेजेंगे। थैंक यू।